पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने अपना 17% पैसा सिर्फ कैश में रखा है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने फंड का 19% कैश में रखा है और मोतीलाल ओसवाल ने 13.5% कैश में रखा हुआ है। ये लोग आराम से स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। पब्लिक आखिर इसीलिए तो देती है इनको पैसा, बट ये लोग भी अपने फंड का अच्छा खासा पार्ट सिर्फ कैश में रख रहे हैं और उसके 0% ग्रोथ से ये खुश हैं। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 4 साल में किसी के पास कितना भी टैलेंट हो, मार्केट की समझ हो या ना हो, अगर उसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। निफ्टी 50 की बात करें तो ये पिछले 4 साल में 69% बढ़ा है। पर मजा तब आएगा जब हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करेंगे। मिड कैप इंडेक्स 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है और स्मॉल कैप इंडेक्स 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो गया है। कैगर या फिर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स ने हर साल 27.8% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 31.6% का एनुअल रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लेके आए थे उसने पैसे सिर्फ कमाए हैं, लॉस किसी ने नहीं किया है। सब ने ही स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा डबल कर लिया, किसी ने ट्रिपल कर लिया और खुद को सब अपना एक इन्वेस्टमेंट गुरु समझने लगे। गूगल पे अगर आप देखोगे तो सडनली स्मॉल कैप फंड में बहुत तेजी से इंटरेस्ट बढ़ा है। ये गूगल ट्रेंड्स का चार्ट है और यहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो लार्ज कैप में इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। अब 2025 में मैं तो खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी केयरफुल रहने वाला हूं। एंड व्हाई विल आई बी इन्वेस्टिंग लिटिल लेस दिस ईयर? ये सारे रीजंस और मेरे ओपिनियंस मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा और इसके बाद आप खुद अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाओगे। अब स्टॉक मार्केट में मैं इस साल कम इन्वेस्ट करूंगा, इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि मेरे पास जो भी पैसा पड़ा होगा उसको मैं सेविंग्स अकाउंट में रख के 3.5% कमाऊंगा, जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है। नहीं, आई कैन यूज दिस ऐप कॉल्ड स्टेबल मनी, जिसके ऊपर मैं मार्केट में मिलने वाली बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट्स को कंपेयर कर सकता हूं और उस पे इंडिया का हाईएस्ट एफडी रेट सेलेक्ट कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए यूनिटी एसएफ बैंक इस ऐप पे 9% पर एनम दे रही है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 9.5% पर एनम है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस ऐप से एफडी खुलवाने के लिए मुझे किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा, तो इधर उधर कोई चक्कर नहीं काटने हैं। मैं डायरेक्ट स्टेबल मनी के थ्रू एक हाई इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में पैसा सेव कर सकता हूं और जब भी मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो कोई बात नहीं, स्टेबल मनी पे इंस्टेंट विड्रॉल का भी ऑप्शन है। आरबीआई की सब्सिडरी डीआईसीजीसी खुद सारे फिक्स डिपॉजिट्स को 5 लाख रुपए तक इंश्योर करती है, यानी आपकी सेविंग्स तो सेफ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर खुद जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड करिए। अब देखिए, स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है कि नहीं, इसके लिए हम उसका P/E रेशियो चेक करते हैं, इसे हम PE रेशियो भी बोलते हैं। अब PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर बन जाता है टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। तो अगर किसी कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट है 1000 करोड़ और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,000 करोड़, तो उसका पीई रेशियो क्या हुआ, उसका पीई रेशियो हुआ 10। दूसरे शब्दों में कहें, जब ये कंपनी 10 साल अपना प्रॉफिट करेगी तब जाके वो इस कंपनी के मार्केट कैप विच इज 10,000 करोड़ उसके बराबर कर पाएगी। आगे समझ में नहीं आया तो पॉज करिए और इस टाइम स्टैम्प पे वापस जाके इस एक्सप्लेनेशन को वापस देख लीजिए और अगर समझ में आ गया है तो आगे सुनिए। अब हम सेंसेक्स के पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करेंगे। सेंसेक्स का पीई लगातार बढ़ रहा है। 2014 में वो 18.7 था और 2024 के आते आते वो 23.8 हो गया। बीच में 2021 में ये 29.5 भी पहुंच गया था। बट द गुड न्यूज ये है कि ये थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, बट देखिए अभी भी थोड़ा सा हाई है। मिड कैप्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो पिछले 4 साल में 28.5 से 49.7 चला गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है उस समय ये समझ में आता है कि थोड़ा सा मैं लार्ज कैप्स को प्रेफर करूंगा। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मार्केट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें इन्होंने पीई रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, वो प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का अर्निंग्स पर शेयर, उसकी जगह इन्होंने यूज किया है लास्ट 10 इयर्स की एवरेज अर्निंग्स पर शेयर। तो यहां से एक लर्निंग जो मैं लूंगा इस ग्राफ को देख के वो ये है कि इस साल जो भी हल्के फुल्के इन्वेस्टमेंट्स मुझे करने हैं वो मोस्टली लार्ज कैप्स में होंगे। मिड कैप्स का जो पीई रेशियो है वो अभी मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है।
बट यहाँ पे ये कॉल आउट करना जरूरी है कि हाई पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो तब भी ठीक होता है अगर कंपनीज के प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में हाई पीई रेशियो जस्टिफाइड भी है। इनफैक्ट इंडियन कंपनीज में कुछ कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब थोड़ा अर्निंग्स पे ध्यान देते हैं। स्मॉल कैप की अर्निंग्स पिछले 5 साल में 21% पर एनम से बढ़ी है। मिड कैप्स में अर्निंग्स 14% पर एनम से बढ़ी है और लार्ज कैप्स में 15% पर एनम से बढ़ी है। यहां पे आपने ध्यान दिया, मिड कैप्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी कम है और पीई रेशियो जो मैंने बताया था वो भी काफी हाई है। इसीलिए क्या लर्निंग मिली हमको कि हम मिड कैप से तो दूर ही रहेंगे। एक और चीज जो हुई है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% तक कर दिया। टैक्स कट करने से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब कंपनीज अपने एक्सपेंशन पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगी, प्लस और नई नई कंपनीज इंडिया में खुलेंगी। ये है इंडिया के टॉप 10% कंपनीज सरकार को कितना टैक्स देती हैं हर साल। ये कंटिन्यूसली गिर रहा है और अब 19.9% टैक्स रेट तक आ चुका है। तो इवन दो टैक्स कम हुआ है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ा है, बट इस पैसे से कंपनीज अपने ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर रही हैं, ना ही वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे खर्च कर रही हैं। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन ने भी ये सेम चीज बोली है। The truth is, Indian corporate sector has never had it so good as it has in the last 4 years. But given that the staff cost of private listed companies, whether it is information technology firms or general, has been coming down. In other words, compensation growth has become weaker and weaker. तो आज मार्केट कुछ भी हो, बट अगर इसे बढ़ना है तो कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एम्प्लॉयज में अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से वो अभी अप टू द मार्क नहीं है। डॉइचे बैंक की रिपोर्ट में भी ये देखा गया कि जो रीसेंट क्वार्टर्स की एबिटा अर्निंग्स हैं वो कम हो रही हैं और अर्निंग्स पर शेयर भी कंटिन्यूसली गिर रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में स्मॉल कैप और मिड कैप के हाई वैल्यूएशंस की भी बात की है। इस रिपोर्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं डिमांड साइड पे। गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गया है। आसान भाषा में बोलें तो लोग अब सामान ही कम खरीद रहे हैं। जब एक मिडिल क्लास पर्सन बाजार से सामान खरीदता है तभी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज और कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाती हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडियन कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। वो इसलिए है एक्चुअली क्योंकि उनको डिमांड का भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन ही कम हो रहा है, तो वो कौन खरीदेगा उनका सामान। और जब कोई सामान ही नहीं खरीदेगा तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाएं, क्यों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें जब फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स हैं उनका भरोसा ही नहीं है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज को ही देख लीजिए। लास्ट ईयर की रेवेन्यू ग्रोथ मुश्किल से 2% हो रही है। नेस्ले की सीईओ ने तो ये भी बोल दिया कि मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, इसलिए उनकी ग्रोथ कम हुई है। तो क्यों एक आम आदमी कम सामान खरीद रहा है? उसका मेजर रीजन है इन्फ्लेशन। सरकारी डेटा की माने तो वो इन्फ्लेशन है 5.5%, बट अगर यहीं पे फूड इन्फ्लेशन को देखोगे तो वो है अराउंड 10% प्लस। 10% इज अ क्रेजी इन्फ्लेशन नंबर। इसका मतलब यह है कि हर 6 साल में आपका जो ग्रॉसरीज का खर्चा है वो डबल हो जाएगा। इस इन्फ्लेशन के बाद जो पैसा बचता है उस पे सरकार आती है टैक्स लेने। एवरेज माने तो 18% आप जीएसटी दे देते हो और आप थोड़ा भी ठीक ठाक कमाते हो तो एवरेज पे 20% आप इनकम टैक्स मान लो। तो हर 100 रुपए में से लगभग 40 रुपए 40 रुपीज लगभग सरकार ले जाती है। और अब सरकार 35% जीएसटी का स्लैब ला रही है और धीरे धीरे उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स जो सरकार की नजर में लग्जरी है वो इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बात समझो, करंट मार्केट्स तो ओवर वैल्यूड जोन में है। उनका पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत हाई चल रहा है। ऐसे ओवर वैल्यूड जोन में होता क्या है कि मार्केट में एक लिमिटेड अपसाइड होता है। मतलब तभी बढ़ेगा जब कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं या फिर थोड़ी भी बैड न्यूज आ जाती है कंपनी की तो स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी गिर सकता है। इसके अलावा क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ना ही उनकी इनकम बढ़ रही है, इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन 10% है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर नहीं रही है, तो कंपनी की ग्रोथ होगी कैसे? तो मैंने आपको बता दिया कि जो करंट मार्केट कंडीशंस है उसमें मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में लग रहा है और इसके अलावा जो करंट 8, 9, 10, 12 मंथ्स का जो आउटलुक है उसमें भी
कंपनीज की अर्निंग्स शायद उतनी तेजी से ग्रो ना करें। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसकी मैंने इस वीडियो में बात करी है। अच्छा, तो अब हम क्या करें? मार्केट से डर के बैठ जाएं, सारा पैसा सेविंग्स में रखें? तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट देखो जीरो नहीं करूंगा, हाँ थोड़े कम करूंगा, और वो भी सिर्फ लार्ज कैप्स में रखूंगा। और मिड और स्मॉल कैप्स में क्यों नहीं रखूंगा वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा जो पैसा बच रहा है मेरा, उसे मैं किसी लिक्विड फंड में रखूंगा, लाइक फिक्स डिपॉजिट मान लो, शाउट आउट टू स्टेबल मनी, क्योंकि उनकी इंस्टेंट विड्रॉल फैसिलिटी है वहां पे। तो जब भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन होगा, तब मैं उस पैसे को जो मेरे लिक्विड फंड्स में है, उसे मैं मार्केट में लगाना शुरू कर सकता हूं। बात समझो, जिस स्टेज में इंडिया जा रहा है ना, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कंट्री की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, इसलिए बोलते हैं इसको स्टैगफ्लेशन। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट या तो साइडवेज रहता है या हल्का सा गिर भी सकता है। बट अगेन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंटरेस्ट रेट फटाफट कट करना शुरू कर देगी। जैसे ही वो कट करेगी, सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी और मार्केट गिरना बंद हो जाएगा, या फिर शायद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न भी दे दे। बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होंगे वैसे ही इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो जो आपके रिटर्न्स होंगे आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, वो कुछ खास नहीं आएगा आपके हाथ में। और मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2025 में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक बार फिर से बता दूं, अगर एफडी में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन चेक आउट स्टेबल मनी फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने एक सिमिलर वीडियो आईपीओ पे भी बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। हियो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।